जैसे ही प्लेन का व्हील वेल ओपन हुआ और लैंडिंग गियर्स बाहर आए तो विजय की डेड बॉडी व्हील वेल से स्लिप हो गई और एक गार्डन में फेल्थम एरिया के पास जाकर गिर गई। फेंसिंग पार करके एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और चुपके टरमैक पे पहुंचने की कोशिश करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। यानी कि बॉडी का स्लो हो जाना। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके साथ कुछ वैसा ही हुआ होगा जो सैनी ब्रदर्स वाले केस में प्रदीप सैनी के साथ हुआ था, यानी कि बॉडी का सस्पेंडेड एनिमेशन मोड में चले जाना। कि जो भी लोग प्लेन से लटके हुए थे वो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही गिर गए। काबुल के आसपास बिल्डिंग्स पर और रनवे के पास लोगों ने आसमान से बॉडी गिरती हुई देखी। खैर, 22 फरवरी 1970 का वो दिन आ ही जाता है, लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। ये फोटो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें एक जिंदा आदमी प्लेन से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई एआई जनरेटेड फोटो या इमेजिनरी पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक असली फोटो है जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1970 में जॉन गिल्पिन नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने लेंस की टेस्टिंग करते वक्त सिडनी एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंटली खींच ली थी। ये दुनिया की उन हिस्टोरिकल फोटोज में से एक है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? फोटोग्राफर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो फोटो उसने जस्ट अभी क्लिक की है उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा शॉकिंग है। बात 55 साल पहले की है। हुआ कुछ ऐसा था कि कीथ सेप्सफोर्ड नाम का एक 14 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटीज में से एक सिडनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। कीथ सेप्सफोर्ड हाल ही में एक इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप से वापस आता है, एक ऐसी ट्रिप जो उसके अंदर दुनिया घूमने का जबरदस्त जुनून पैदा कर देती है। कीथ के पापा चार्ल्स कहते थे कि उसके अंदर हमेशा से ही मूव पे रहने की अर्ज थी, बस चलते रहना, नई नई जगह देखना। कीथ घर पे टिकने वालों में से नहीं था। उसके पेरेंट्स ने परेशान होकर साउथ सिडनी के एक रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूट में, या फिर यूं कह लो कि एक तरह के बॉयज हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा दिया। ये हॉस्टल मेनली मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए था और कीथ के पेरेंट्स को लगा कि इस हॉस्टल में कीथ को डालने से शायद कीथ सुधर जाएगा और वह घर पे रहने लगेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। कीथ 2 दिन में ही उस हॉस्टल से भाग गया और पहले की कुछ रातें सिडनी में इधर उधर बाहर सड़कों और फुटपाथ पे सो के बिताने लगा। कहा जाता है कि हॉस्टल से भागने के बाद इन कुछ दिनों में ही कीथ ने उस दर्दनाक मौत वाली कहानी को याद किया जो उसके पिता ने एक बार सुनाई थी। कीथ के पिता ने उसे एक बार कहानी सुनाई थी कि कैसे एक स्पेनिश बॉय एक एरोप्लेन के अंडर कैरेज में घुसकर ट्रैवल कर रहा था और गिरकर उसकी मौत हो गई थी। कीथ के पिता चार्ल्स ने यह कहानी उसको डिस्करेज करने के लिए सुनाई थी, लेकिन कीथ के साथ उल्टा हो जाता है। वो 14 साल का लड़का इसी कहानी से एंकरेज हो जाता है और प्लेन के व्हील वेल में स्टो अवे करके दुनिया घूमने की ठान लेता है। इन दोनों इंपॉर्टेंट शब्दों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में इन दोनों शब्दों का यूज बार बार होता रहेगा। व्हील वेल का मतलब होता है प्लेन के लैंडिंग गियर्स, या यूं कह लो कि टायर्स जहां फोल्ड होकर अंदर छुपते हैं, उस कंपार्टमेंट को व्हील वेल कहते हैं। बेसिकली ये एरोप्लेन की टायर्स रखने की अलमारी जैसा होता है। और स्टो अवे का मतलब होता है जो बंदा बिना टिकट के छुप के या इलीगली किसी व्हीकल, प्लेन या शिप एक्सेट्रा में ट्रेवल करे, उसे स्टो अवे कहते हैं। खैर, 22 फरवरी 1970 का वो दिन आ ही जाता है। हॉस्टल से भागा हुआ 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड दुनिया घूमने के इरादे से सिडनी किंग्सफोर्ड स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फेंसिंग या बाउंड्री वॉल के पास पहुंच जाता है। जैसे तैसे कीथ फेंसिंग पार करके एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और चुपके टरमैक पे पहुंचने की कोशिश करता है। टरमैक का मतलब होता है एयरपोर्ट का वो हार्ड सरफेस जहां प्लेन्स खड़े होते हैं या फिर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले रुकते हैं। आज से 55 साल पहले 1970 में इस लेवल की सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर नहीं हुआ करती थी जैसी आज होती है। इसी वजह से कीथ सेप्सफोर्ड फाइनली एयरपोर्ट के टैक्सीवे तक चुपके से पहुंचकर जापान एयरलाइंस के पार्क्ड डगलस DC-8 एरोप्लेन के व्हील वेल में दबे पांव घुस जाता है। उसमें बैठकर अपनी जगह बना लेता है और अब बस वो इंतजार कर रहा था उस पल का जब उसके सपनों की उड़ान शुरू होगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद टेक ऑफ के लिए प्लेन सबसे पहला मूवमेंट करता है। प्लेन रनवे की तरफ जाना शुरू करता है और कीथ की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं। जापान एयरलाइंस का ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जापान के टोक्यो तक जा रहा है। इस सफर का डिस्टेंस लगभग 7,500 किलोमीटर होने वाला है और फ्लाइट का टाइम भी लगभग 8 से 9 घंटे होने वाला है। कीथ ने अपना सपना पूरा करने के लिए खतरनाक तरीका चुना। इसी तरह काफी लोग अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए पेनफुल ब्रेसेस लगवाने जैसा खतरनाक तरीका चुन लेते हैं, जबकि उन्हें चुनना चाहिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन जो कि है टूथसी के कंफर्टेबल इनविजिबल अलाइनर्स, जो बिना दर्द और बिना दिक्कत के स्माइल को परफेक्ट बनाते हैं। टूथसी बाय मेको के इनविजिबल अलाइनर्स से लोग बिना किसी डर के अपने दांत अलाइन करवा रहे हैं। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद कर देते हैं बस 6 से 12 महीनों में, जिसका मतलब ये मेटल तार वाले ब्रेसेस से काफी फास्ट हैं। ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के दौरान आपको कई तरह के फूड रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ते हैं। इनफैक्ट इन ब्रेसेस में खाना भी फंस जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज जैसी प्रॉब्लम फ्री में ही मिल जाती है। इसी प्रॉब्लम का एक इनविजिबल और कंफर्टेबल सॉल्यूशन है टूथसी बाय मेको के टीथ अलाइनर्स। इन अलाइनर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये कंप्लीटली इनविजिबल है, यानी कि आपने इन्हें पहना भी होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये इस तरह से इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं ताकि आप अपने दांतों को प्रॉपर्ली साफ कर सको और ओरल हाइजीन को भी बिना किसी परेशानी के मेंटेन कर सको। अलाइनर्स बनवाने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल
है। आपको बस टुत्सी की वेबसाइट पर एक 3D टीथ स्कैन बुक करना है और उनके एक्सपर्ट्स घर आकर स्कैन करते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी क्लिनिक सेंटर भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा आपको एक स्माइल प्लान भेजा जाता है। जैसे ही आप प्लान अप्रूव करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स डिलीवर हो जाते हैं। टुत्सी के US FDA क्लियर्ड अलाइनर्स हजारों डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा अप्रूव्ड हैं और इससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी अपना ड्रीम स्माइल मिल चुका है। गारंटीड रिजल्ट के साथ साथ EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹2500 पर मंथ। आज ही टुत्सी की वेबसाइट या ऐप से घर बैठे बुक करो एक फ्री टीथ स्कैन और शुरू करो अपनी स्माइल मेकओवर जर्नी। फ्री टीथ स्कैन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी क्लिक करो। फाइनली वो पल आ ही गया जब प्लेन फुल थ्रस्ट पे जाता है, टेक ऑफ करता है और हवा में हो जाता है। यहाँ तक कीथ सेप्सफोर्ड की कहानी में सब अच्छा ही अच्छा था। फिलहाल वो खुश था कि सब जैसा उसने सोचा था वैसा का वैसा ही हो रहा है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कीथ सेप्सफोर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स यानी कि टायर्स हवा में उड़ने के बाद वापस जब अंदर आएंगे तो व्हील वेल फिर से ओपन होगा। जिस बात का डर था वही हुआ, व्हील वेल ओपन हुआ और 14 साल का वो कीथ सेप्सफोर्ड जो दुनिया घूमना चाहता था 200 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ये भी कैप्चर हुआ कि सिडनी एयरपोर्ट के पास ही जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपने कैमरे के नए लेंसेज को टेस्ट करने के लिए इसी एरोप्लेन के टेक ऑफ की फोटो कैप्चर कर रहा था और कुछ इस तरीके से ये हिस्टोरिकल फोटो कैप्चर हुई जिसमें प्लेन तो टेक ऑफ करता हुआ आ गया पर बेचारा 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड भी प्लेन से गिरता हुआ कैप्चर हो गया। ये कोई साधारण फोटो नहीं है। आप ठहर के इस फोटो को अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि सबसे बुरी बात ये थी कि उस बेचारे बच्चे के पास गिरते वक्त इतना टाइम था कि उसे अपनी गलती और बदकिस्मती का एहसास हो रहा हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। इमेजिन कर पाना तो ये भी मुश्किल है कि इस फोटो को देखने के बाद कीथ के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब आपका जवान लड़का ऑलरेडी स्ट्रगल से गुजर रहा हो और आप उसे लाइफ में ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। तब ऐसा सीन देखना कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। व्हील वेल में घुसने की वजह से कीथ के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट ने हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अभी कुछ दिन पहले काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक 13 साल का लड़का भी तो व्हील वेल में घुस के आसानी से जिंदा दिल्ली पहुंच गया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कीथ तो व्हील वेल से गिर गया लेकिन ये 13 साल का लड़का व्हील वेल में पूरे 1.5 घंटे से ज्यादा की इंटरनेशनल फ्लाइट सेफली ट्रेवल करके इंडिया आ पाया? इस सवाल का डिटेल में जवाब आगे दूंगा मैं इसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये समझो कि टेक्नीशियंस ये मानते हैं कि अगर कीथ सेप्सफोर्ड उस दिन गिर के ना मरता तो भी बहुत ना के बराबर चांसेस हैं कि फ्लाइट के जापान पहुंचने तक वो जिंदा बच पाता। जब व्हील वेल में स्टो अवे करके ट्रेवल करने वाले लोगों पर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि फैटेलिटी रेट 77% से ज्यादा है, यानी कि ऐसे इलीगली व्हील वेल में घुस के ट्रेवल करने वाले हर 100 में से 77 से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जो बचे हुए लोग अगर जिंदा पहुंच भी जाते हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि बंदा सही सलामत पहुंचा हो, जैसा कि हमें कुछ दिन पहले हुए काबुल टू इंडिया वाले 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय के केस में देखने को मिला। अदरवाइज जो लोग जिंदा पहुंचते भी हैं वो असल में इस कंडीशन में जिंदा पहुंचते हैं कि उसके बाद में जिंदगी जीने का कोई खास मतलब रह नहीं जाता। इस डेंजरस तरीके से सफर करने से मौत हो जाने के पीछे या फिर परमानेंट इंजरी हो जाने के पीछे टेक्नीशियंस टोटल 5 रीजंस मानते हैं। सबसे पहला रीजन है हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। जब प्लेन 30 से 40 हजार फीट से ऊपर उड़ता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। ह्यूमन बॉडी को सही तरह से चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो दिमाग धुंधला हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बेहोश तक हो जाता है या फिर मर भी सकता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। व्हील वेल में कोई ऑक्सीजन नहीं होती तो ज्यादा देर तक वहां रहने का मतलब है दिमाग का फेल होना और मौत के बहुत करीब आ जाना, इसलिए व्हील वेल में ट्रेवल करना ऑलमोस्ट सुसाइडल ही होता है। दूसरा रीजन है हाइपोथर्मिया, यानी कि सोच भी नहीं सकते ऐसी सर्दी। जब प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पकड़ लेता है तो व्हील वेल में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी कि इतना ठंडा कि आदमी का बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। जब बॉडी अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, ब्लड फ्लो रुकता है और आदमी के जिंदा बचे रहने के चांसेस नहीं होते। कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट भी होता है जिसमें इंसान के हाथ पैर का हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे सड़ गल गया हो। ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तीसरा रीजन तो वही है जो हमने कीथ के केस में देखा, लैंडिंग गियर्स खुलते या बंद होते वक्त प्लेन से गिर जाने के पूरे चांसेस। टेक्नीशियंस कहते हैं कि इस समय अगर कीथ बच भी जाता तो चांसेस है कि लैंडिंग करते वक्त जब लैंडिंग गियर और व्हील वेल फिर से ओपन होते तब भी कीथ प्लेन से गिर सकता था। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है परमानेंट हियरिंग डैमेज। प्लेन के इंजन्स के पास नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होता है, 140 डेसिबल तक, जो कि रॉकेट लॉन्च के बराबर लाउड होता है। अगर आदमी लंबे समय तक बिल्कुल एक्सपोज्ड हो इस शोर के सामने तो उसकी हियरिंग परमानेंटली डैमेज हो सकती है। टिनाइटस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि कान में घंटी बजना। व्हील वेल में बिना किसी प्रोटेक्शन के एक्सपोज्ड रहने का मतलब है अपनी हियरिंग को जिंदगी भर के लिए खत्म करवा लेना। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट और
और लास्ट रीजन है बॉडी क्रश। लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होने के टाइम व्हील वेल का स्पेस बहुत छोटा होता है और मेटल पार्ट्स उलझते हैं। स्टोअवे यानी कि वो बंदा जो इलीगली ट्रेवल कर रहा है, वो अगर जरा भी गलत जगह पर रहे तो गियर के पार्ट्स उसके ऊपर आ सकते हैं या उसको क्रश कर सकते हैं, जिससे बॉडी को सीवियर इंजरीज या उस बंदे की डेथ तक हो सकती है। कंपैरिजन के लिए ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एरोप्लेन के टायर का साइज और इंसान का साइज। प्लेन के मैकेनिकल पार्ट्स और उनका मूवमेंट भी इतना पावरफुल होता है कि इंसान का जीवित बचना मुश्किल है। इन सब चीजों की वजह से व्हील वेल में छुप के ट्रेवल करना एक डेंजरस गैम्बल जैसा है, या यूं कह लो कि अपनी जिंदगी से सट्टा खेलने जैसा है। और यही रीजन है कि 77% से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, अभी कुछ दिन पहले हुए काबुल टू दिल्ली वाले 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय वाले केस ने उन दोनों भाइयों की याद दिला दी जो साल 1996 में इसी सेम तरीके से ट्रेवल कर रहे थे। ध्यान से देखना उन दोनों भाइयों के साथ क्या क्या हुआ। बात 29 साल पहले 1996 के अक्टूबर महीने की है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाले प्रदीप सैनी और विजय सैनी नाम के दो भाई रहते थे। प्रदीप सैनी 23 साल का था और उसका छोटा भाई विजय सैनी 19 साल का था। ये दोनों ही भाई कार मैकेनिक का काम किया करते थे। 90s का दौर था और उस समय पंजाब में मिलिटेंसी या यूं कह लो कि उग्रवाद खत्म होने की कगार पे था। इन दोनों भाइयों को डर था कि पुलिस इनको इस बात के लिए पकड़ लेगी कि इन पे इल्जाम था कि ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। लंदन के साउथ हॉल में रहने वाले इनके जो रिलेटिव्स थे पंजाबी कम्युनिटी के, वो काफी सक्सेसफुल थे। तो इनको ये एहसास तो हो चुका था कि अगर ये लोग भी वहां चले जाएं तो इनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। पैसा, जॉब, फैमिली एक्सेट्रा हर पर्सपेक्टिव से सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों को वीजा नहीं मिला क्योंकि पैसे कम थे। तो ये दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली में ये लोग एक एजेंट से मिले जिसको इन दोनों भाइयों ने 150 पाउंड दिए। तब के रेट के हिसाब से लगभग 10,000 रुपए मान लो। अब इस एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को समझो। ये है प्लेन के आगे वाले पहिए का व्हील वेल और ये है बैगेज कंपार्टमेंट। तो एजेंट ने दोनों भाइयों को बोला कि व्हील वेल से बैगेज कंपार्टमेंट तक एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से अपन बैगेज कंपार्टमेंट में घुस जाएंगे। इन भाइयों ने सोचा ये तो बहुत ईजी है, ऐसा ही कर लेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि एजेंट इन्हें बना रहा था। असल में व्हील वेल से कोई भी रास्ता बैगेज कंपार्टमेंट की तरफ जाता ही नहीं था। खैर, 14 अक्टूबर 1996 की वो रात आ ही जाती है जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के रनवे पे ये दोनों भाई अंधेरे में घुस जाते हैं। इन्हें पहला प्लेन जो दिखा यानी कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 747 जंबो जेट जो दिल्ली से लंदन जा रहा था, उसके नोज व्हील वेल में यानी कि प्लेन के सामने वाले चक्के के कंपार्टमेंट में ये लोग चढ़ गए। एयरपोर्ट्स पर उस समय सिक्योरिटी उस लेवल की टाइट नहीं हुआ करती थी जिस लेवल की आज होती है। अब ये दोनों भाई व्हील वेल में जाकर चुपके से बैठ तो गए, लेकिन इन्हें ये थोड़ी ना पता था कि बैगेज कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता होगा ही नहीं और ऊपर से इन्हें तो ठंडी का भी अंदाजा नहीं था। इसलिए ये लोग पैंट, शर्ट और थिन जैकेट जैसे साधारण कपड़े ही पहन के आए थे। अब जैसे ही प्लेन ने रनवे पे जाकर टेक ऑफ किया तो सबसे पहली भयावह चीज जो इन्हें महसूस हुई थी वो थे टेक ऑफ करने के बाद प्लेन के गर्मा गर्म टायर्स जो प्लेन के अंदर आए थे। व्हील वेल में घुसने के बाद से ही ये लोग लगातार बैगेज कंपार्टमेंट का दरवाजा ढूंढ रहे थे, पर दरवाजा मिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसा कोई पैसेज का दरवाजा होता ही नहीं है। एजेंट ने तो इनको झूठ बोला था। ये पूरी फ्लाइट 6,500 किलोमीटर की थी, पूरे 10 घंटे की। और जैसे ही प्लेन 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो इन दोनों भाइयों की घिग्गी बंद गई। इन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे आर्कटिक में आ गए हो। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। प्लेन के एक हाइट पे पहुंचने के बाद व्हील वेल दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन जाता है। वहां प्रेशर, टेम्परेचर या ऑक्सीजन मेंटेन करने की सुविधा थोड़ी ना होती है। जैसे जैसे प्लेन हाइट पे जाने लगा तो टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से पहले बड़ा भाई प्रदीप बेहोश हो गया। विजय भी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन उसकी भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी कि हाइपोथर्मिया से बॉडी फ्रीज हो गई। थोड़ी सी ग्रिप बनी हुई थी तो दोनों का पूरा सफर कट गया। दोनों अलग अलग कॉर्नर्स में पड़े हुए थे। अब ये सफर खत्म होने को है। पायलट्स ने लैंडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है और प्लेन अब लंदन में लैंड करने के लिए अपनी हाइट कम कर रहा है। इस समय तक प्रदीप और विजय की कंडीशन ये हो चुकी थी कि विजय तो हाइपोथर्मिया की वजह से ऑलरेडी मर चुका था, बस उसकी डेड बॉडी व्हील वेल के कोने में पड़ी हुई थी। लेकिन प्रदीप की किस्मत अच्छी रही कि प्रदीप की बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन मोड में चली गई। सस्पेंडेड एनिमेशन मोड का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि बॉडी टेम्परेरीली पॉज मोड में चली जाती है। ह्यूमन बॉडी की इस स्टेट में हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, ब्रीदिंग लगभग रुक जाती है और मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आदमी टेक्निकली जिंदा ही रहता है। डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इसे कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट या स्पेस ट्रेवल रिसर्च जैसी चीजों के लिए एक्सप्लोर करते हैं ताकि बॉडी को डैमेज ना हो और टाइम फ्रीज जैसे इफेक्ट्स मिल सकें। लगभग 600 मीटर या यूं कह लो कि 2000 फीट की ऊंचाई पर अपने आप को लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए जैसे ही प्लेन का व्हील वेल ओपन हुआ और लैंडिंग गियर्स बाहर आए तो विजय की डेड बॉडी व्हील वेल से स्लिप हो गई और एक गार्डन में फेल्थम एरिया के पास जाकर गिर गई। ये अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी 5 दिन बाद मिली और फिर डीएनए से फैमिली का पता चल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप जिंदा था लेकिन बेहोश और डिसओरिएंटेड था। लैंडिंग के बाद ग्राउंड स्टाफ ने उसे रनवे पे पड़ा हुआ देखा
उसको हॉस्पिटल ले गए, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी, वो कुछ भी याद नहीं रख पाया फ्लाइट का, बस अपने उस मृत भाई का नाम बार बार ले रहा था, बार बार विजय विजय पुकार रहा था नाइटमेयर्स में। प्रदीप की लीगल लड़ाई बहुत लंबी चली। पहले तो उसने यूके की अथॉरिटीज से असाइलम मांगा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। ब्रिटिश लीडर्स और इंडियन ओरिजिन के लोगों ने उसका जम के साथ दिया। आखिर में प्रदीप यूके में सेटल हो ही गया। फिलहाल प्रदीप लंदन में रहता है और आयरॉनिक बात यह है कि उसी एयरपोर्ट पर काम करता है जिस एयरपोर्ट पर उसकी फ्लाइट लैंड करी थी। प्रदीप के छोटे भाई विजय की बॉडी को वापस इंडिया लाया गया। प्रदीप 6 सालों तक डिप्रेशन में रहा और कहता है कि अगर दोनों मर जाते या दोनों ही जिंदा रहते तो ही ठीक था, लेकिन एक ही रह गया, ये गलत हुआ। 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय अभी कुछ दिन पहले जिस काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पे आया है, उसी काबुल एयरपोर्ट पे 4 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुतों को अच्छे से याद होगा। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। जैसे ही अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल तालिबान के कब्जे में आई तो हजारों अफगान्स को लगा कि अगर वो तुरंत देश छोड़ के नहीं भागे तो उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, स्पेशली उन लोगों की जिंदगी जो यूएस फोर्सेस के साथ काम कर चुके थे। काबुल एयरपोर्ट पे रातों रात भीड़ जमा हो गई। हजारों लोग कैसे भी करके देश छोड़ने की फिराक में थे कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट मिले और कैसे भी करके देश छोड़ दें। जैसे ही सुबह हुई तो अगले दिन यानी कि 16 अगस्त 2021 को यूएस एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री कार्गो प्लेन रनवे पर था और टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इन रियल फुटेजेस में आप देख सकते हो कि सैकड़ों लोग रनवे पर प्लेन के साथ साथ भाग रहे हैं। कुछ लोगों ने लैंडिंग गियर के टायर्स और फ्यूजलेज के ढक्कन को पकड़ लिया ताकि ऊपर तक चढ़ जाएं। इस इंसिडेंट की जो वीडियोस उस समय सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उनमें देखने को मिल रहा था कि टेक ऑफ के वक्त भी लोग व्हील्स के फ्रेम से लटक रहे थे। खैर, जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करने के बाद ऊंचाई पकड़ी तो एयर फ्लो और वाइब्रेशन इतना वायलेंट हो गया कि जो भी लोग प्लेन से लटके हुए थे वो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही गिर गए। काबुल के आसपास बिल्डिंग्स पर और रनवे के पास लोगों ने आसमान से बॉडी गिरती हुई देखी। सोशल मीडिया पे उनके गिरने की रियल वीडियोस वायरल हुई। बाद में जब यूएस एयरफोर्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जो लोग प्लेन से बाहर लटके हुए थे सिर्फ वो नहीं मरे, बल्कि कुछ लोग रनवे पे दौड़ते हुए प्लेन के टायर्स के नीचे दब के भी मर गए थे और कुछ लोग व्हील वेल कंपार्टमेंट में भी घुस गए थे जिनकी डेड बॉडीज लैंडिंग के टाइम पे मिली। सिर्फ पैसेंजर्स और यूएस ट्रूप्स जिन्होंने ऑफिशियल प्लेन को बोर्ड किया था, लैंडिंग होने के बाद बस वही सेफ बचे थे। ये केस पूरे वर्ल्ड के लिए शॉकिंग था और इस केस में भी व्हील वेल कंपार्टमेंट के सर्वाइवर्स 0 थे। अब ऑलमोस्ट सभी केसेस में व्हील वेल कंपार्टमेंट में हमको सर्वाइवल के चांसेस ऑलरेडी ना के बराबर दिख रहे थे। तो सवाल यह है कि 13 ईयर ओल्ड अफगान बॉय जो काबुल टू दिल्ली आया वो सही सलामत कैसे पहुंचा। देखो, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से 250 किलोमीटर दूर एक शहर है कुंडुज नाम का। ये लड़का इसी शहर का रहने वाला था। तालिबान रूल की वजह से आज के दिन अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी खराब है, कोई नौकरियां नहीं, गरीबी एक्सेट्रा। और जब देश की ऐसी कंडीशन होती है ना तो जवान लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, कैसे भी देश छोड़ के भाग जाऊं और बेटर लाइफ मिले कहीं और। संडे को अर्ली मॉर्निंग में ये लड़का काबुल के हमिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचता है। सिक्योरिटी को चकमा देते हुए कुर्ता पजामा में पैसेंजर्स की भीड़ के पीछे पीछे छुप के चलता हुआ ये लड़का पहले तो टरमैक पे पहुंचता है और फिर व्हील वेल में घुस जाता है। उसके पास कोई सामान नहीं था, ये बस ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अफगानिस्तान से भाग के ईरान जाना चाहता था घूमने, इसलिए व्हील वेल कंपार्टमेंट में घुस गया। लगेज के नाम पे उसके पास बस एक लाल कलर का स्पीकर था और कुछ भी नहीं। यहाँ नोट करना कि ये बंदा काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट एयरबस A340 प्लेन के पीछे वाले व्हील वेल में घुसा था। प्लेन ने सुबह 8:46 पे काबुल अफगानिस्तान से टेक ऑफ किया। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था और सिर्फ 94 मिनट्स की फ्लाइट थी। लगभग 1.5 घंटे बाद प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। सेफ लैंडिंग होने के बाद लड़का बाहर निकला और टरमैक पे यानी कि हार्ड सरफेस पे जहां प्लेन खड़े होते हैं वहां इधर उधर भटकने लगा। जैसे ही स्टाफ ने इस लड़के को देखा तो वो शॉक हो गए और इंडिया में एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के हवाले लड़के को कर दिया। CISF ने जब चेकिंग की तो कोई भी स्पाई या टेररिज्म वाला एंगल तो नहीं मिला, लेकिन और पूछताछ करने पर बस ये पता चला कि दिल्ली नहीं आना चाहता था, ईरान जाना चाहता था। गलती से दिल्ली वाली फ्लाइट के व्हील वेल कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। साथ ही व्हील वेल में घुसकर सफर करने का इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया क्योंकि क्यूरियस था और अफगानिस्तान से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करना चाहता था। कोई क्रिमिनल इंटेंट तो था ही नहीं, इसलिए CISF ने कोई चार्ज नहीं लगाया और उसी दिन शाम 4 बजे सेम प्लेन से वापस उस 13 साल के अफगानी लड़के को काबुल भेज दिया उसकी फैमिली को हैंडओवर करने के लिए। इस लड़के के व्हील वेल कंपार्टमेंट के सफर में जिंदा रहने के पीछे सबसे पहला कारण तो है शॉर्टर फ्लाइट ड्यूरेशन। ये फ्लाइट बाकी केसेस की तरह बहुत लंबी नहीं, सिर्फ 94 मिनट्स की ही थी। 1.5 घंटे में एक्सपोजर इतना ज्यादा लंबा नहीं था जो हमने बाकी केसेस में देखा। दूसरा कारण है लो मेटाबॉलिक डिमांड, यानी कि बॉडी का स्लो हो जाना। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके साथ कुछ वैसा ही हुआ होगा जो सैनी ब्रदर्स वाले केस में प्रदीप सैनी के साथ हुआ था, यानी कि बॉडी का सस्पेंडेड एनिमेशन मोड में चले जाना। एक्सट्रीम कोल्ड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से बेहोश होने के कारण उसकी बॉडी कंजर्व मोड में चली गई हो, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड काफी कम पड़ गई। तीसरा कारण है व्हील वेल कंपार्टमेंट की ज्योमेट्री या फिर पार्शियल शील्डिंग। प्लेन के व्हील वेल में एक बड़ा खोखला बॉक्स समझो जहां टायर ऊपर फोल्ड होते हैं। उस बॉक्स के अंदर कुछ जगह ऐसी होती
बनती हैं जो थोड़ी कवर या शील्डेड होती हैं, जैसे कोने, पाइप के पीछे वाली जगह या टायर के साइड का गैप एक्सेट्रा। यहाँ दो चीजों ने शायद उस 13-year-old अफगान लड़के की हेल्प की हो। सबसे पहला ये कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो इनमें गर्म ऑयल होता है और टायर्स भी थोड़े गर्म होते हैं, तो शॉर्ट फ्लाइट ड्यूरेशंस में थोड़ी देर तक ये गर्माहट दे देते हैं। दूसरी चीज जिसने इस लड़के की हेल्प की वो है शेप ऑफ स्पेस, यानी कि अंदर कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहां हवा का डायरेक्ट ज्यादा फ्लो नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा बचाव हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई बंदा अंदर ही खोपचा ढूंढ के चिपक के बैठ गया हो तो वो भी कभी कभी इन गर्म पाइप या टायर के पास लग के थोड़ी हीट और हवा का प्रोटेक्शन ले सकता है। ये व्हील वेल कंपार्टमेंट की ज्योमेट्री वाला डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके उस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि कीथ सेप्सफोर्ड के केस में तो टेक ऑफ करने के बाद प्लेन के टायर्स अंदर लेने के लिए व्हील वेल कंपार्टमेंट ओपन हुआ था, जिसकी वजह से वो प्लेन से गिर गया। लेकिन क्या बाकी के केसेस में टेक ऑफ करने के बाद ओपन नहीं हुआ क्या? तो यहाँ इसका सीधा सा जवाब बस इतना सा है कि उस ओल्ड 1970s के प्लेन का टायर रिट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म वर्सेस आज के जमाने के प्लेन का, मॉडर्न प्लेन का टायर रिट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म, या फिर व्हील वेल कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है और कैसा नहीं, इसमें काफी डिफरेंस होता है। साथ ही इस बात से भी फर्क पड़ता है कि जो स्टो अवे है, यानी कि जो बंदा अंदर व्हील वेल में छुपा बैठा है, उसकी व्हील वेल के अंदर पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ये 13 साल का अफगान लड़का बच पाया वो है लक। सबसे बड़ा फैक्टर असल में सिर्फ लक ही था कि वो बंदा अच्छे से सेफली ट्रेवल कर पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलाइन होती गईं, चाहे वो लैंडिंग गियर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग हो, वाइब्रेशन हो, विंड फोर्सेस हो, या फिर उसकी बॉडी की व्हील वेल कंपार्टमेंट के अंदर पोजीशन हो। सब सही मूवमेंट पे सही से अलाइन हो गया, इसलिए वो बच गया, वरना कोई भी चांसेस नहीं थे। 100 बात की एक बात यह है कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि अगर बच भी गए तो हालात ये हो जाती है कि हॉस्पिटल बिल का खर्चा प्लेन की जो टिकट का अमाउंट है उससे कई गुना ज्यादा आएगा। और अगर ऐसा है तो प्लेन की टिकट लेके आराम से सफर कर लेना भाई, क्यों फालतू पहिए में घुस के मगजमारी करनी है। अपने दांतों को सीधा करवाने या उनके बीच के गैप्स को बंद करने के लिए टूथसी अलाइनर्स बेस्ट ऑप्शन है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके अपना फ्री टीथ स्कैन जरूर बुक करना। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके अभी के अभी समझो कि इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना कितना ज्यादा जरूरी है।